In this video we are going to look the topic cornea. ठीक है, इसके पहले हमने आईबॉल स्टार्ट किया था पहले वाले वीडियो में. अभी हम लोग कॉर्निया देख रहे हैं. तो सबसे पहले कॉर्निया के बारे में अगर हम देखते हैं तो कॉर्निया एक एंटीरियर पार्ट का स्ट्रक्चर है और ये ट्रांसपेरेंट है. हमने देखा था यहाँ पे इट इज़ द कॉर्निया दैट इज़ एंटीरियर और ये कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट. ठीक है ना, तो वही. और ये एक एवास्कुलर स्ट्रक्चर है. क्या है? दैट इज़ द एवास्कुलर स्ट्रक्चर है. ठीक है ना. और अगर हम लोग शेप की बात करें कॉर्निया में तो ये एस्फेरिकल होता है. और इसकी अगर जैसे लेंथ ब्रेथ, ठीक है ना, तो अगर ये वाला जो हाइट होता है वो 11.5 mm होता है और इधर वाला हॉरिजॉन्टल पार्ट जो होता है वो 12 mm का होता है. ठीक है. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो कितना होगा? दैट विल बी 1.37. कितना है? 1.37 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. एंड पावर ऑफ कॉर्निया इज 43 to 45 डायोप्टर. ठीक है. ओवरऑल हम लोग बाद में पढ़ेंगे बट अभी कॉर्निया का सिर्फ पढ़ेंगे तो 43 to 45 डायोप्टर है. थिकनेस इज 0.5 to 0.6 mm. ठीक है ना. कितना थिकनेस होता है? 0.5 to 0.6 mm थिकनेस होता है. बट एट द लिम्बस सबसे ज़्यादा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 1 mm होता है. ठीक है. कॉर्निया जो है मोस्ट डेंसली इनर्वेटेड टिश्यू इन द बॉडी. ठीक है. उसके बाद फिर इसका जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म होता है वो किससे होता है? एरोबिक मेटाबॉलिज्म से होता है. और न्यूट्रिशन ये कहाँ से लेते हैं? दैट इट टेक फ्रॉम द एक्वस ह्यूमर से न्यूट्रिशन लेते हैं. ठीक है. अगर हम नर्व सप्लाई की बात करेंगे तो नर्व सप्लाई में कौन कौन सा होगा? दैट इज द निमोनिक्स कम, दैट इज टॉन, दैट इज द ट्राइजेमिनल नर्व, दैट इज द फिफ्थ क्रेनियल नर्व. जो भी ये तो इंपॉर्टेंट है ना कि जो आ रहा है अंदर से, जो आ रहा है उस नर्व एरिया में. तो अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो ऑप्टिक कराल से कौन कौन से आते हैं. थर्ड आते हैं, फोर्थ आते हैं, V1 आता है, V2 आता है, 6 आता है. तो ऑफकोर्स ट्राइजेमिनल नर्व, फिफ्थ क्रेनियल नर्व भी है सप्लाई. ठीक है ना. ऑप्थेल्मिक नर्व जिसके 3 ब्रांचेज यहाँ पे रहेंगे. ठीक है ना. मतलब जो कॉर्निया को 3 और 5 सप्लाई कर रहा है, 5 ट्राइजेमिनल और थर्ड ऑप्थेल्मिक ब्रांच, उसका जो 3 ब्रांचेस सप्लाई कर रहा है, लेक्राइमल नर्व, फ्रंटल नर्व एंड नाइरोसिलियरी नर्व. कौन कौन सा? लेक्राइमल नर्व, फ्रंटल नर्व और नाइरोसिलियरी नर्व. नाइरोसिलियरी नर्व जो होता है वो किसको सप्लाई करता है? दैट सप्लाई द कॉर्निया. किसको सप्लाई करता है? कॉर्निया को सप्लाई करता है. एंड नाइरोसिलियरी नर्व थ्रू द पोस्टीरियर सिलियरी नर्व. मतलब यहाँ पे कि थोड़ा ये है, अगर मैं पिक्चर्स दिखाऊँ तो क्लियरिटी आ जाता है. तो अभी इतना एक के लिए याद रखते हैं कि ऑप्थेल्मिक नर्व हो गया, 3 ब्रांचेज हो गया. ठीक है. लेक्राइमल नर्व, फ्रंटल नर्व और नाइरोसिलियरी नर्व. ठीक है. नाइरोसिलियरी नर्व पोस्टीरियर सिलियरी नर्व के थ्रू आता है. और ये क्या होता है? दैट इज़ द मेन. ठीक है ना, मेन होता है. और ये बेसिकली जो कुछ प्लेक्सेस बनाते हैं. ठीक है ना. लीड तो 3, ठीक है ना, 3 लेवल पे प्लेक्सेस बनाते हैं. जैसे कि इंट्रा एपिथेलियल प्लेक्सेस हो गया, सब एपिथेलियल प्लेक्सेस हो गया, स्टोमल प्लेक्सेस हो गया. बेसिकली ये सब जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे बेसिकली माइलिन शीथ को वहाँ पे लूज कर देते हैं. ठीक है ना. और माइलिन शीथ को लूज करने के बाद वो सारे के सारे यूनाइट होकर के सबके सब कोरल प्लेक्सेस बनाते हैं. ठीक है. तो आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा डेंस सप्लाई होता है. ठीक है ना. कितना ज़्यादा डेंस सप्लाई होता है. और इन लोग का जो एक्सॉन्स होता है, ठीक है ना, वो क्या होते हैं? बेसिकली वो नेक्ड होता है. और ये जो नेक्ड एक्सॉन होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है पेन और टेम्परेचर के लिए. ओके. तो यहाँ पे लिख भी दिया कि एक्सॉन के पास स्वान सेल सिर्फ नहीं होता यहाँ पे. और नेक्ड एक्सॉन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है पेन टेम्परेचर के लिए और एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है. नाउ वी विल लुक द टेस्टिंग कॉर्नियल सेंसेशन. कॉर्नियल सेंसेशन को टेस्ट करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग इलिसिट करेंगे. मतलब हम लोग कॉर्नियल, हमने भी बोला कि बहुत सारे उसमें नर्व सप्लाईज होते हैं तो बहुत सेंसेशन पार्ट है. तो वी विल टेस्ट द कॉर्नियल सेंसेशन एंड फॉर दैट वी विल इलिसिट द कॉर्नियल blink reflex and we will do it with the use of cotton wisp. ठीक है. कॉटन बिस्प की हेल्प से हम लोग करते हैं. ठीक है ना. हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले वी विल टच द कॉर्निया. व्हाट वी विल डू? वी विल टच द कॉर्निया, टच द सर्फेस ऑफ कॉर्निया, टच द सर्फेस ऑफ कॉर्निया. किसकी हेल्प से? कॉटन बिस्प की हेल्प से. ठीक है ना. और अगर पेशेंट ब्लिंक करते हैं, क्योंकि कोई फॉरेन सब्सटेंस को कॉर्निया के ऊपर आप टच कर रहे हो, ठीक है ना, तो अगर पेशेंट ब्लिंक करते हैं इसका मतलब कि कॉर्नियल सेंसेशन नॉर्मल है. अगर पेशेंट नहीं ब्लिंक करते हैं मतलब कॉर्नियल सेंसेशन या तो एब्सेंट है या तो फिर रिड्यूस हो गया है, जिसको हम लोग और भी क्या बोलते हैं? इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्नियल एनेस्थीसिया. मतलब पेशेंट ब्लिंक नहीं कर रहा है, मतलब कॉर्नियल सेंसेशन एब्सेंट है या फिर रिड्यूस हो गया, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्नियल एनेस्थीसिया. ओके. नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ कॉर्नियल एनेस्थीसिया? क्या क्या कॉज होते हैं कॉर्नियल एनेस्थीसिया का? द निमोनिक्स इज SDL एक्ट्स. क्या है? SDL एक्ट्स इज द निमोनिक्स. ठीक है. कि किस किस कंडीशंस में ऑप्टिक कॉर्निया में एनेस्थीसिया हो जाता है. तो निमोनिक्स इज SDL एक्ट्स. H मीन्स हर्पिस,
डी मतलब डायबिटीज, एल मतलब लेप्रोसी, ए मतलब अकोस्टिक न्यूरोमा, सी मतलब कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स, टी मीन्स टॉपिकल टीमोलोल दैट इज बीटा ब्लॉकर, अगर लंबे समय के लिए बीटा ब्लॉकर दिया जाता है तब। एस मतलब सर्जिकल ट्रॉमा। तो क्या हुआ, एच डी एल एक्ट्स मतलब एच मीन्स हर्पिस, डी मतलब डायबिटीज, एल मतलब लेप्रोसी, ए मतलब acoustic neuroma, and C मतलब that is the contact lens user, T means topical timolol beta blocker long term users, S मतलब surgical trauma। ठीक है। नाउ वी विल लुक द कॉर्नियल ब्रिंक रिफ्लेक्स। अगर हम लोग कॉर्नियल ब्रिंक रिफ्लेक्स की बात करेंगे तो अगर एफरेंट पाथवे होता है, एफरेंट पाथवे किससे आता है, दैट इज बाय द सेंसरी नर्व। किससे आता है, सेंसरी नर्व से आता है, दैट इज गिवन बाय द फिफ्थ क्रेनियल नर्व। किससे जाया जाता है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व से जाया जाता है। और इफ्रेंट पाथवे जो कि मोटर से आता है, दैट इज थ्रू द सेवंथ क्रेनियल नर्व। और कहाँ पे आता है, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल के पास जाता है। कहाँ पे, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल के पास जाता है। तो एफरेंट पाथवे में क्या है, सेंसरी नर्व होता है जो कि फिफ्थ क्रेनियल नर्व से होकर जाता है। और इफ्रेंट में क्या होता है, मोटर दैट इज सेवन क्रेनियल नर्व टू ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल। ठीक है। अब ऑर्बिकुलरी ऑक्यूलाई मसल से आएगा और हमारा ब्लिंक जो क्लोज होगा। ठीक है ना। अब क्लिनिकल कोरिलेशन, बेल्स पैल्सी इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑर्बिकुलरी और ऑक्यूलर पैल्सी। ठीक है। अगर बेल्स तो जो बेल्स पैल्सी होता है किसी करेक्टराइज्ड होता है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलर मसल के पैल्सी से होता है, एंड दैट लीड टू इनएबिलिटी ऑफ, इससे क्या होता है, हमारा आईज जो होता है क्लोज नहीं हो पाता, इट लीड टू इनएबिलिटी टू क्लोज द आई, या फिर ब्लिंक करने में प्रॉब्लम होता है, दैट इज कॉल्ड एज लैगोप्थोल्मोस। क्या बोलते हैं, लैगोप्थोल्मोस बोलते हैं। डन। नाउ वी विल लुक द लेयर्स ऑफ कॉर्निया। ठीक है। ये जो पूरा पोर्शन यहाँ पे आप देख रहे हो ये कॉर्निया है। यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीरियर, आउटर लेयर, पोस्टीरियर, इनर लेयर, और इन दोनों के बीच में क्या है, कॉर्निया है। ठीक है। तो हम लोग आउटरमोस्ट लेयर की बात करेंगे जो कि एंटीरियर लेयर होता है, उसमें जो एपिथेलियम, सबसे बाहर का लेयर का एपिथेलियम कैसा है, दैट इज द नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। क्या है, नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है, एंड दैट इज द नॉन केराटिनाइज्ड हो गया। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है जो कि ऐसे हम देखें ना, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम स्ट्रैटास में डिवाइडेड है, 3 स्ट्रैटास उसमें रहेगा। ठीक है। नॉन स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, तो उसमें 3 स्ट्रैटास है। सबसे पहला क्या है, सुपरफिशियल, उसमें क्या है, स्क्वैमस पार्ट है। सुपरफिशियल में स्क्वैमस पार्ट है, और इसके ऊपर क्या होता है, अब दिस माइक्रोविलाई है या फिर माइक्रोपिलेके है। ठीक है ना। ये बुक से देखा हुआ था कि जो स्क्वैमस पार्ट है, सुपरफिशियल पार्ट, उसके ऊपर में क्या होता है, माइक्रोविलाई पार्ट होता है, माइक्रोपिलेके पार्ट होता है, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाता है। क्या को बढ़ाता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है, और वो हेल्प करता है टू अडेयर द टीयर फिल्म टू कॉर्निया। जो टीयर फिल्म है उसको कॉर्निया में अडेयर करने में हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद मिडिल दो, ये स्क्वैमस का 2 लेयर हो गया, फिर मिडिल 2 लेयर होता है। देन बेसल में क्या होता है, सुपरफिशियल देख लिया, मिडिल 2 लेयर देख लिया, बेसल। कॉलुमनर में क्या होता है, दैट इज अ सिंगल लेयर। ठीक है ना। और जो कॉलुमनर सिंगल बेसल लेयर होता है वो किससे अटैच होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होता है, जिसका नाम क्या होता है, बाई हेमिडेस्मोसोम्स। किससे, हेमिडेस्मोसोम्स। और जो बेसल सेल लेयर होता है वो क्या जाता है, अंडरगो द माइटोसिस। क्या जाता है, अंडरगो माइटोसिस जाता है। और इसी कारण से जो कॉर्निया का जो एपिथेलियम लेयर है ये इंपॉर्टेंट है और रीजनरेट कर पाता है। ठीक है। तो क्या हुआ, बेसल सेल कैन अंडरगो माइटोसिस, एंड दिस इज द रीजन वाई कॉर्नियल एपिथेलियम लेयर कैन रीजनरेट। ठीक है। उसके बाद वुमेंस कैप्सूल, वुमेंस, और हम जैसे कि यहाँ पे देखिए कि जो ये जो कॉलुमनर लेयर होता है, ठीक है ना, वो बेसिल मेम्ब्रेन से किससे अटैच्ड होता है, दैट इज द बाय हेमिडेस्मोसोम। ठीक है ना। तो जो कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी होगा, ठीक है ना, कॉर्नियल जो डिस्ट्रॉफी होगा उसमें जो मेन प्रॉब्लम होता है वो कहाँ पे लाई करने लगता है, दैट स्टार्ट लाइंग इन द हेमिडेस्मोसोम। ठीक है ना। क्योंकि मतलब वहाँ पे रिकरेंट इरोजन हो रहा है तो कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी हो जाएगा। डन। अब सेकंड लेयर वी विल लुक, दैट इज द वुमेन्स लेयर। वुमेन्स लेयर की बात करेंगे तो ये एक ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता है, नॉट ए ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है ना। ये एक एसेलुलर लेयर होता है, और ये सिर्फ स्टोमा का, दिस इज ए पार्ट ऑफ अ स्टोमा। ठीक है ना, स्टोमा का पार्ट होता है, एंड इट इज ए पास नेगेटिव। पास नेगेटिव बेसिकली जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है उससे पास सेंसिटिव होता है, तो ये पास नेगेटिव होता है, मतलब ये पीरियोडिक एसिड स्टिफ रिएजेंट को स्टेन नहीं करता है, क्योंकि जैसा कि ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन ने पढ़ा है जैसा कि होता है, यहाँ पे नहीं होता है। और ये एसेलुलर होता है, मतलब इसका मतलब क्या है, दैट कैन नॉट बी रीजनरेट। ये इंपॉर्टेंट है, तो इट कैन नॉट रीजनरेट। तो अगर इसमें वुमेन्स लेयर में अगर प्रॉब्लम आ जाएगा तो इट विल हील बाई कैसे, स्कार फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं कॉर्नियल ओपेसिटी फॉर्मेशन। ये कैसे रीजनरेट करेगा, स्कार फॉर्मेशन से रीजनरेट करेगा, इसको बोलेंगे कॉर्नियल ओपेसिटी, क्योंकि वहाँ पे ओपैक हो जाएगा वो एरिया, एंड द पेशेंट कैन ऑल्सो सफर फ्रॉम द लॉस ऑफ विजन, और पेशेंट लॉस ऑफ विजन भी सफर करेगा। एंड अगर मोस्टली ट्रोमेटिक कभी भी इरोजन होता है तो, और यहाँ पे पहले उस समय मैं पहले बेसिक में बताना चाहती थी कि जो एपिथेलियम लेयर के बाद आता है वुमेन्स लेयर, और अगर कभी भी ट्रोमेटिक प्रॉब्लम चोट लगता है तो किसके बीच में आता है, दैट इज बिटवीन द हेमिडेस्मोसोम्स एंड वुमेन्स लेयर के बीच में ही प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है। नाउ
अभी हमने पढ़ा कि कॉर्नियल ओपेसिटी हो जाता है वुमेन्स लेयर में प्रॉब्लम होने के कारण, क्योंकि ये एक ए सेलुलर लेयर है, रीजनरेट नहीं कर पाता है और ये कॉर्नियल ओपेसिटी से हील करता है। तो कॉर्नियल ओपेसिटी की अगर टाइप की बात करेंगे तो 3 टाइप का होगा, नेबुलर फेंट टाइप, मैकुलर एंड ल्यूकोमेटस जिसको बोलते हैं डेंस या फिर कंप्लीटली वाइट। तो टाइप ऑफ कॉर्नियल ओपेसिटी की बात करेंगे तो एक क्या होता है नेबुलर, फिर से रिपीट कर रही हूँ ताकि याद हो जाए, नेबुलर दैट इज फेंट टाइप, मैकुलर एंड ल्यूकोमेटस दैट इज द डेंस या फिर कंप्लीटली वाइट टाइप। ओके, अगर हम नेबुलर की बात करें दैट इज फैन टाइप, इसमें जो पिपिलरी मार्जिन होगा, ठीक है, पिपिल की जो मार्जिन होगा वो हमें दिखेगा, विजिबल होगा, ठीक है ना, पिपिल का जो मार्जिन, और आइरिस का जो डिटेल होगा वो भी हमें विजिबल होगा, दैट इज कॉल्ड एज नेबुलर या फेन टाइप। मैकुलर में जो पिपिलरी मार्जिन तो दिखेगा बट आइरिस का स्ट्रक्चर डिटेल्स हमें नहीं दिखेगा, ठीक है। ल्यूकोमेटा जिसको बोलते हैं डेंस या फिर कंप्लीटली वाइट टाइप, इसमें ना ही पिपिलरी मार्जिन हमें विजिबल होगा ना ही आइरिस का स्ट्रक्चरल डिटेल विजिबल होगा, ठीक है। तो कौन कौन से कॉर्नियल ओपेसिटीज ऑफ 3 टाइप, नेबुलर, फेन टाइप, मैकुलर एंड ल्यूकोमेटस दैट इज डेंस या कंप्लीटली वाइट टाइप, ठीक है ना। और इसमें नेबुलर और मैकुलर में पिपिलरी मार्जिन विजिबल होता है और आइरिस का डिटेल सिर्फ और सिर्फ नेबुलर में होता है। उसके बाद कॉर्नियल ओपेसिटी जो होता है मैक्सिमम विजुअल लॉस करवाता है। कॉर्नियल ओपेसिटी कॉजिंग मैक्सिमम विजुअल लॉस इज कॉल्ड ल्यूकोमेटस, मतलब कि कॉर्नियल ओपेसिटी जो कि मैक्सिमम विजुअल लॉस करवाता है कौन सा होता है, ल्यूकोमेटस टाइप होता है। कॉजिंग मैक्सिमम विजुअल डिस्टर्बेंस और डिस्टॉर्शन दैट इज द नेबुलर टाइप, ठीक है, जो कि मैक्सिमम विजुअल डिस्टर्बेंस करवाए या डिस्टॉर्शन करवाए उसमें क्या होता है, नेबुलर टाइप होता है। पेशेंट कंप्लेन करता है कि वो नहीं, ही कैन सी बट नॉट क्लियरली, ठीक है। तो मैक्सिमम विजुअल लॉस किस में हो गया, ल्यूकोमेटस में हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें ल्यूकोमेटस में कोई भी लाइट अंदर ही नहीं जा रहा है, बट जो नेबुलर है ना उसमें फेन टाइप है तो उसमें जो लाइट है डिफ्रैक्ट करेगा, इधर उधर डिफ्रैक्ट कर जाता है, ठीक है ना। तो ल्यूकोमेटस मैक्सिमम विजुअल लॉस यहाँ, मैक्सिमम विजुअल डिस्टर्बेंस या फिर डिस्टॉर्शन नेबुलर फॉर्म में होता है। अब नेबुला जो होता है मेक करता है कॉर्नियल सरफेस को, नेबुलर जो होता है मेक करता है कॉर्नियल सरफेस को इरेगुलर, कॉजिंग डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रे एंड दिस विल परसीव्ड एज विजुअल डिस्टर्बेंस, डिस्टॉर्शन की तरह विजिबल होगा, ठीक है। आफ्टर दैट ये हमने देख लिया, ठीक है ना। और उसके बाद लेयर्स ऑफ कॉर्निया में स्टोमा, जैसे हमने बोला कि वुमेन्स कैप्सूल को भी हम लोग स्टोमा में पार्ट लेते हैं, लेकिन जो मेन जो लेयर होता है स्टोमा दैट इज डुआस लेयर एंड द डिस्पेंस मेम्ब्रेन, ठीक है। कौन कौन सा, मतलब अभी हम 3rd और 4th लेयर पढ़ रहे हैं, आगे से पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो फर्स्ट हमने देखा था एपिथेलियम, देन द वुमेन्स लेयर, अब हम लोग स्टोमा देख रहे हैं, देन डुआस ले रहे हैं। अगर हम लोग स्टोमा की बात करेंगे तो स्टोमा बेसिकली 90% ऑफ द टोटल कॉर्नियल थिकनेस का पार्ट होता है। कितना होता है? 90% ऑफ टोटल कॉर्नियल थिकनेस का पार्ट होता है। और इट इज मोस्ट, इसमें जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोलेजन होता है टाइप 1 होता है। क्या कौन से कोलेजन मेन टाइप होता है? टाइप 1 कोलेजन, और जिसमें कि 200 to 300 लैमेलेज होते हैं। और जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो ग्लाइकोसा अमीनो ग्लाइकेन्स इसमें होते हैं और किरेटिन सल्फेट होते हैं। क्या होता है? किरेटिन सल्फेट होते हैं। और इस स्टोमा में किरेटोसाइट्स भी होता है और फाइब्रोब्लास्ट होता है, और यही फाइब्रोब्लास्ट हमें कोलेजन फाइबर्स बनाते हैं ना ये सब। तो यहाँ पे किरेटोसाइट्स मिलेंगे, फाइब्रोब्लास्ट मिलेंगे, और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लाइकोसा अमीनो ग्लाइकेन्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? दैट इज किरेटिन सल्फेट टाइप होते हैं। आफ्टर फोर्थ लेयर की बात करेंगे तो दैट इज डुआस लेयर। इसको किसने डिस्कवर किया था? दैट्स व्हाट डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर हरिंदर दुआ, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट कॉर्नियल लेयर, एंड इसकी थिकनेस जो होता है 7 to 14 माइक्रोन में वैरी करता है। तो क्या डुआस लेयर? दैट इज द एसेलुलर लेयर, दैट इज द टफेस्ट लेयर, एंड दैट वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर हरिंदर दुआ, एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉर्नियल लेयर। क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट कॉर्नियल लेयर होता है, और थिकनेस इसका 7 to 14 माइक्रोन्स में वैरी करता है। कितना में? 7 to 14 माइक्रोन्स में वैरी करता है। आफ्टर दिस फिफ्थ की बात करेंगे तो फिफ्थ में कौन सा होता है? दैट इज डिस्मेंस मेम्ब्रेन। फिफ्थ में कौन सा? डिस्मेंस मेम्ब्रेन है। ये सिक्रेटेड कंटिन्यूसली बाय द अंडरलाइंग, मतलब 6th लेयर जो बेसिकली इंडोथीलियम लेयर होता है। तो डिस्मेंस मेम्ब्रेन जो होता है कंटिन्यूसली सिक्रेट किससे रहता है? बाय द इंडोथीलियम सेल से कंटिन्यूसली सिक्रेट होते रहता है, ठीक है ना। और ये रीजनरेट कर सकता है, ठीक है, इट कैन रीजनरेट, बट ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोई भी इलास्टिक टिश्यू नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए डिस्पेंस मेम्ब्रेन होता है टूट जाता है, दैट लीड टू स्ट्रे फॉर्मेशन एंड लीड टू होबेस स्ट्रे एंड वोगेट्स स्ट्रे, ठीक है। उसके बाद तो इसमें हम समझ गए ना कि सिक्रेट कंटिन्यूसली किससे होता है? अंडरलाइन इंडोथीलियम सेल से कंटिन्यूसली सिक्रेट होता है, ये रीजनरेट कर सकता है, ठीक है ना। बट इसके पास कोई भी इलास्टिक टिश्यू नहीं होता है, इसलिए जो डिस्पेंस मेम्ब्रेन होता है वो टूट जाता है, एंड दैट लीड टू स्ट्रे फॉर्मेशन, दैट लीड टू होबेब्स स्ट्रिया और वोगेट्स स्ट्रिया। इसका थिकनेस जो होता है पूरा इंक्रीज कर जाता है, थ्रू आउट द लाइफ इंक्रीज होता है। फिर उसके बाद इसमें हमने ये भी ये क्या था कि जो डिस्पेंस मेम्ब्रेन होता है ये नॉन बैंडेड टाइप होता है, जो कि सिक्रेटेड बाय इंडोथीलियम सेल दैट कैन रीजनरेट, ठीक है ना। गोनोस्कोपी पे अगर हम लोग गोनोस्कोपी करते हैं तो डिस्पेंस मेम्ब्रेन को हम लोग सेबेली लाइन भी बोलते हैं, ठीक है।
आफ्टर दैट द लेयर्स ऑफ कॉर्निया, जिसको बोलते इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर में क्या होगा, दैट इज पोस्टीरियर लेयर में, दैट इज द इंडोथीलियम या फिर सिंगल सेल लेयर। क्या होता है इनर मोस्ट लेयर, दैट इज द इंडोथीलियम लेयर या फिर सिंगल सेल लेयर। ये इंपॉर्टेंट है कि इंडोथीलियम सिंगल सेल लेयर होता है, किसका, पॉलीगोनल सेल है, किसका, पॉलीगोनल सेल का, और ये रीजनरेट नहीं करता है। क्या नहीं करता है, दैट डू नॉट रीजनरेट नहीं करता है, ठीक है ना, दैट डू नॉट रीजनरेट। एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव लेयर होता है। क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव लेयर होता है, सिंगल सेल लेयर और पॉलीगोनल सेल होता है, रीजनरेट नहीं करता है, ठीक है। और दैट हेल्प टू, ये इंपॉर्टेंट है कि जो इनर मोस्ट लेयर होता है, ये जो कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो इट हेल्प टू मेंटेन द कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी। कैसे, बाय द हेल्प ऑफ टू मैकेनिज्म। सबसे पहले एक होता है एक्टिव सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप, जो कि हमारे कॉर्निया के डिहाइड्रेशन को मेंटेन करता है, ठीक है ना। और सेकेंड में टाइट जंक्शन, जो कि बिटवीन एडजेसेंट एंडोथेलियल सेल्स होता है। तो क्या क्या हो गया, एक हो गया एक्टिव सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप हो गया, जो कॉर्नियल डिहाइड्रेशन को मेंटेन करता है। क्योंकि अगर सम एक्वस गोज दैन, मतलब कुछ भी अगर एक्वस चला जाए कॉर्निया में तो उसको पंप आउट कर देता है। और एक टाइट जंक्शन जो कि एडजेसेंट एंडोथेलियल सेल्स के बीच में होता है, वो भी हेल्प करता है। नाउ अब हम लोग एंडोथेलियम में क्या होगा, एंडोथेलियल सेल होगा, और हमें ये पता है कि दैट इज द सिंगल सेल लेयर, ठीक है ना, सिंगल सेल लेयर और पॉलीगोनल सेल, और ये भी रीजनरेट नहीं करता है, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे हम, ठीक है ना। जैसे दो ही लेयर रीजनरेट करता है, एक हो गया डेस्मेंस मेम्ब्रेन और एक यहाँ पे हमने देखा था बोमेंस लेयर, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे लिखा था, सॉरी, एपिथेलियल लेयर, ठीक है। दो ही लेयर सिर्फ रीजनरेट करता है। उसके बाद अभी डेस्मेंट मेम्ब्रेन नहीं, डेस्मेंट मेम्ब्रेन एक और एक, दैट मीन्स एपिथेलियल लेयर, दिस बोथ रीजनरेट। आफ्टर दैट एंडोथेलियल सेल, अगर हम एंडोथेलियल सेल्स की बात करें, ठीक है ना, तो एंडोथेलियल सेल क्या देखा कि एंडोथेलियल लेयर में रहेगा, ठीक है ना। और ये सिंगल सेल लेयर होता है, पॉलीगोनल सेल का होता है, रीजनरेट नहीं करता है। और ये प्रिवेंट क्या करता है, एक्वस को फ्रॉम गोइंग इनटू कॉर्निया, क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं उसके बीच में क्या होता है, जो ना एडहेरेंस होता है, इसको टाइट जंक्शन बोलते हैं, जो कि एक बैरियर को क्रिएट कर देता है। और अगर ब्रीच हो गया एंडोथेलियल सेल लेयर में, तो उससे क्या हो गया, दैट विल कॉज द एक्वस लीक इनटू द कॉर्निया, और जिससे कि कॉर्नियल एडिमा हो जाता है। सो दैट क्रिएट प्रॉब्लम, ओके। आफ्टर दैट नॉर्मल एंडोथेलियल सेल्स जो अडल्ट में होते हैं वो कितने होते हैं, 2400 to 3000 सेल पर mm²। कितना होता है, 2400 to 3000 सेल पर mm²। बच्चों में ज़्यादा होता है, 3500 to 45 सेल पर mm² होता है। अगर एंडोथेलियल सेल 2400 से कम हो गया और बट 500 सेल्स पर mm² से ज़्यादा है, तो कॉर्निया जो होता है अडेप्ट कर लेता है। कैसे, बाय द हेल्प ऑफ पॉलीमेगाथिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, इनलार्ज करके, बड़ा करके अपने आप को, ठीक है ना, मतलब कि बाय इंक्रीजिंग द साइज एंड चेंजिंग द शेप, ताकि जो गैप है उसको फिलअप कर ले। लेकिन उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि 2400 से सेल कम हो, लेकिन 500 से ज़्यादा हो पर mm² में, mm², ठीक है ना। अगर एंडोथेलियल सेल्स अगर 500 से कम हो जाएंगे तो दैट विल लीड टू द कॉर्नियल डिकम्पनसेशन। इससे क्या हो जाएगा, कॉर्नियल डिकम्पनसेशन हो जाएगा, मतलब कि हमारा कॉर्निया हेजी हो जाएगा और एडिमेटस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हेजी एंड एडिमेटस हो जाएगा, ठीक है। कंपनसेशन नहीं हो रहा तो एडिमा, एंड दैट लीड टू, जिससे कि क्या हो जाएगा, हमारा स्टोमा और एपिथेलियल एडिमा हो जाएगा, ठीक है ना। जिसके कारण क्या होगा, दिस विल लुक लाइक ब्लस्ट, मतलब वहाँ पे ब्लिस्टर लाइक एलिवेशन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुलस किरेटोपैथी, मतलब सरफेस ऑफ कॉर्निया तो बाहर में निकल जाएगा, तो बुलस किरेटोपैथी बोलते हैं। एंड दिस इज साइन ऑफ कॉर्नियल डिकम्पनसेशन, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी इतना याद रखना है कि अगर एंडोथेलियल सेल 500 से कम हो जाएगा, दैट विल लीड टू बी कॉर्नियल डिकम्पनसेशन, मतलब आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। दैट इज कॉल्ड हेजी एंड एडिमेटस कॉर्निया, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो स्ट्रोमा और एपिथेलिया का एडिमा हुआ था, वहाँ पे ब्लिस्टर लाइक एलिवेशन हुआ था, उसको हम लोग बुलस किरेटोपैथी बोलते हैं। और इन्वेस्टिगेशन जो कि हम लोग करते हैं एंडोथेलियल सेल काउंट के लिए, इसको हम लोग किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी से। किससे करते हैं, स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी इसे हेल्प से करते हैं। नाउ आफ्टर दिस एक क्वेश्चन पहले एम्स में आया था, उसका यहाँ पे समरी लिखा हुआ है कि कोई भी एक्टिवेशन अगर एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस का हो जाता है, ठीक है ना, अगर क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि मेटाबॉलिकली एक्टिव लेयर है, ठीक है ना, और एरोबिक होता है, तो अगर कोई एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस से हो जाएगा, एंड दैट विल लीड टू लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, और जिससे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, एंड दैट विल लीड टू Na+K+ पंप का ओपनिंग, जिससे कि कॉर्निया में एडिमा हो जाता है। तो इसके बाद हम डिटेलिंग में थोड़ा देख लेते हैं कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी को कौन मेंटेन करता है। तो फैक्टर जो कि हेल्प करता है मेंटेनिंग ऑफ द कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी,
तो एक टीयर फिल्म, बेसिकली टीयर फिल्म में डिटेल में जाते हैं तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट कंसेप्ट होता है कि एक्वस ह्यूमर और कॉर्निया के बीच में मतलब हाइपोटोनिक ऐसे ही कुछ दिया था बुक में, सॉल्यूशंस रहते इसके कारण नहीं आ पाता, तो टीयर फिल्म एक हो गया। एवास्कुलरिटी ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया एवास्कुलर स्ट्रक्चर है, इसके लिए भी कोलेजन फिब्रिल्स इन द स्टोमा, ठीक है ना, स्टोमा में कोलेजन फाइबर्स रहता है, यूनिफॉर्म इन डायरेक्शन डायमीटर होते हैं, ठीक है ना, और अरेंज्ड एज ए लैटिस, और जो हर एक कोलेजन फाइबर्स होते हैं, फिब्रिल्स होते हैं, उसके बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है, दैट इज लेस देन ए और हाफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है ना, तो इसके कारण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन द लाइट रे जो ये कैंसिल आउट कर देगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट को नहीं होने देगा, ठीक है। आफ्टर दैट फोर्थ में क्या होता है, कॉर्नियल डिहाइड्रेशन इज ऑल्सो मेंटेन बाय एंडोथेलियम, ठीक है ना, उसमें से देखा ही हमने। नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, स्टोमल प्रेशर, क्योंकि ग्लूकोमा में अगर हम लोग देखेंगे तो कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी खराब हो जाता है। क्रिस्टलाइन प्रोटीन इन द कॉर्नियल स्टोमा रिड्यूस द बैक स्कैटर ऑफ लाइट, जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन होता है कॉर्नियल स्टोमा में, वो भी रिड्यूस किसको करता है, बैक स्कैटरिंग ऑफ लाइट को, ठीक है। आफ्टर दैट मतलब कि जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है नॉर्मली 53 टू 55 mm ऑफ एजी होता है, ठीक है। अब ब्लड सप्लाई ऑफ द कॉर्निया, ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या एवास्कुलर होता है, बट एक्सेप्शन ऑफ माइन्यूट एराकिड्स एक्सटेंड 1 mm इनटू द कॉर्निया एट द लिम्बस, मतलब कि एवास्कुलर होता है बट एक्सेप्शन इज देयर कि माइन्यूट आर्किड्स होता है कहाँ पे, लिम्बस की कॉर्निया के 1 mm के पास, और हम लोग देखेंगे इन्फेक्शन में भी कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी जो प्रॉब्लम होता है इसी वेसल से कारण होता है, ठीक है ना, बुक्स में दिया था। नरिशमेंट फ्रॉम डिफ्यूजन ऑफ टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम पेरिफेरी एंड एक्वस ह्यूमर, ठीक है ना, और यहाँ से नरिशमेंट यहाँ से भी आता है, नरिशमेंट कहाँ से आता है, एक्वस ह्यूमर से आता है, और पेरीफेरी में थोड़ा थोड़ा टिश्यू फ्लूइड है उससे आता है। नर्व सप्लाई ऑफ कॉर्निया देख ही लिए, देयर इज सप्लाई ऑफ एमाइलिनेटेड, मैंने बोला था एमाइलिनेटेड ट्राइजेमिनल नर्व होता है, जो कि यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे जो एमाइलिनेटेड होता है, ठीक है ना, और वहाँ पे माइलिनेटेड नहीं होने के कारण सभी एपिथेलियल प्लेक्सस भी बनाते थे, वी हैव रिटन लुक बिफोर, आप देख सकते हैं अच्छे से। अब एक है न्यूरोट्रॉफिक केराटिस और न्यूरो पैरालिटिक केराटिस। तो न्यूरोट्रॉपिक केराटिस में क्या होता है, फोर्थ क्रेनियल नर्व गोन चला जाता है, तो कोई भी ग्रोथ फैक्टर नहीं होगा, नो न्यूरोपेप्लाइटिस, सो वी गेट केराटिस। अगर न्यूरो पैरालिटिक केराटिस की बात करें तो सेवंथ क्रेनियल पैल्सी है, तो सप्लाई ऑर्बिकुलरी मसल को अफेक्ट होता है, तो ये मसल क्लोज नहीं होगा, दैट इज लैक ऑफ थोल मोटर, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोजर केराटिस। थैंक यू एवरीवन, ये कॉर्निया के बीच बारे में था।